सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ करा रहा था, जो कि एलएमआरसी और नोएडा मेट्रो और डीएमआरसी, इसरो और डीआरडीओ के सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। जो अभी मैं कंटिन्यू है वो क्लास मेरी कंटिन्यू है, मगर इलेक्ट्रिकल की भी क्वेरी आ रही थी कि सर इलेक्ट्रिकल का भी बनाइए। मेरे पे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे सर इलेक्ट्रिकल का बनाइए। तो आज मैं इलेक्ट्रिकल की लेके आया हूँ नोएडा मेट्रो का, सॉरी लखनऊ मेट्रो का मेंटेनर पोस्ट का। ठीक है, 2016 में इनका पेपर हुआ था, तो वही एक क्वेश्चन पेपर था मेरे पे। ये 2016 पर हुआ था, वही मेरे पे एक क्वेश्चन पेपर था, तो वही मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 2016 का है ये और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे वो मैं वहाँ पर बता दूंगा कि कौन से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जा सकते हैं। तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के देख रहे हो, वो भी इसमें कवर कर सकते हैं कुछ पोर्शन अपना। ठीक है, और बाकी मैं बेसिक से बताता ही हूँ और ट्रिक्स के साथ और बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ट्रिक्स और बेसिक्स और इसमें थोड़े ग्राफिक्स रहेंगे, जिस वजह से आपको जल्दी से और इजी तरीके से समझ में आए। और ये परीक्षा तारीख देख सकते हो, ये मार्च में 16 तारीख को हुआ था। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैं स्टडीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल वगैरह की आईटीआई की ट्रेड से क्वेश्चन पेपर कराता रहता हूं, जैसे कि इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया और इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हो गई। तो इन सभी के मैं क्वेश्चन पेपर कराता रहता हूं। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है, ढंग से करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि इस चैनल को रीच मिले और ये चैनल सरवाइव कर सके आपके इन फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हो, लखनऊ मेट्रो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का है। एग्ज़ाम है 2016 का, सॉल्व पेपर है ये। ठीक है, और ये है 16 तारीख को, जो 16 तारीख की जो शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये वो है। ठीक है, अब टेक्निकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, मगर ये टेक्निकल एप्टीट्यूड का नीचे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने बाहर से दे दिया था, जो कि जीएस का कह सकते हैं। व्हाट डज BIS स्टैंड फॉर। एक तरीके से ये टेक्निकल एप्टीट्यूड का भी हो सकता है, क्योंकि BIS पूछा हुआ है। ठीक है, जो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको वो क्या करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, उनकी यूनिट स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वो क्या करता है, ये जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं वो एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होती हैं। ठीक है, तो वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से मापता है कितना है, फिर उनको सर्टिफाइड करता है, जिसको कहते हैं सर्टिफाइड करता है। ठीक है, तो वही है, उसको कैलिब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, कैलिब्रेट करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, तो उसको कैलिब्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, BIS सी आंसर है, सीएरा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एन इलेक्ट्रिकल लाइन, जो इलेक्ट्रिकल लाइन होती है उसमें जो स्विच इज कनेक्टेड, जो स्विच कनेक्ट होता है वो कौन से वायर में स्विच कनेक्ट किया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इन एन इलेक्ट्रिकल लाइन, ये और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो आपको स्विच कनेक्ट करना है वो आपका फेज में स्विच कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर फेज कट होगा तो जो डिवाइस है वो सेफ रहेगा। ठीक है, और जो मतलब लाइन जारी है, और जो अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसको टच करता है तो उसको हानि हो सकती है। ठीक है, करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। अगर हम फेस की लाइन कट कर देते हैं तो हमारा डिवाइस भी ओके रहेगा, और जो मतलब उसको हैंडल कर रहा है तो वो पर्सन भी उसको उसको कोई शॉक तरीके का नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम फेस को कट करते हैं बजाय न्यूट्रल के, क्योंकि न्यूट्रल से हमें कोई हानि नहीं होती, कोई भी शॉक नहीं लगता, सिर्फ लगता है तो फेस से लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एनिमेशन डाल रखा है। ठीक है, ये फेस की लाइन और ये DPDT स्विच है, ऑन ऑफ बता रहा है कि दो तरीके से हम कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप जीने से जा रहे हो और एक स्विच आपके ऊपर लगा है और एक स्विच नीचे लगा है। जैसे आप ऊपर गए, लाइट नीचे से ऊपर गए, नीचे से लाइट ऑन कर दी, ऊपर गए, फिर ऊपर से जब नीचे आओगे या ऊपर से ही नीचे की लाइट बंद करनी होगी तो ऊपर से ही बटन से स्विच बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, मैंने डाल दिया है वैसे आपको दिखाने के लिए कि फेज लाइन में यहाँ से एक तार फेज का जा रहा होगा और एक तार डायरेक्ट बोर्ड में जा रहा होगा। ठीक है, ये एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, अब इजी होगा समझाना। अब यहाँ पर मान लो एक सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से दो वायर आ रही हैं, ये फेज हो गई, ये न्यूट्रल हो गई। अब जो न्यूट्रल वायर होगी वो डायरेक्ट चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और जो फेज होगी वो स्विच के थ्रू जाएगी यहाँ से यूँ करके। ठीक है, जिस वजह से ये सिर्फ फेज को कट कर पाएगा। एक एग्जांपल ये है। ठीक है, अब बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर CO2 एक्सटेंसर आर यूज। जो CO2 हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हम CO2 यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, वो कौन सी क्लास का यूज करते हैं। अब इनकी जो क्लासें हैं उन क्लास का क्या मतलब है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, अब क्लास ए का मतलब होता है कि टाइप ऑफ फायर, किस टाइप ऑफ फायर में उसको यूज़ किया जा सकता है। आपको ध्यान में रखने के लिए सिर्फ बी और डी या बी के लिए याद रखिए, बाकी मैं समझा सारा देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कई बार पूछा गया और पूछते आएंगे इसको। ठीक है, तो क्लास ऑफ फायर ए की बात करें तो उसमें वुड, पेपर, क्लॉथ, ठीक है, ट्रैश यानी कि कचड़ा वगैरह जब जलाया जाता है और उससे आग जो लग जाती है उसको बुझाने के लिए या उसको मतलब हाँ बुझाने के लिए जो ए टाइप के फायर एक्सटेंसर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ फायर बी की बात करें, गैसोलीन, ऑयल पेंट, जो ऑयल पेंट वगैरह जलाए जाते हैं, तारकोल वगैरह जलाए जाते हैं, उनको बुझाने के लिए क्लास बी का जो फायर एक्सटेंशन है वो यूज़ किया जाता है। सी की बात करें, मे बी यूज ऑन फायर इन्वॉल्विंग लाइफ्स, जैसे कि किसी तार वगैरह में आग लग रही है या लाइन जा रही है कोई, उसके उसमें शॉर्टेज हो गई और जिस वजह से उसमें आग लग गई, तो उसमें सी टाइप का जो हमारा फायर एक्सटेंशन है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि क्या होता है, ABC पाउडर होता है। आपने देखा होगा कि किसी में पाउडर निकलता है और किसी में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जो ये बी है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जो डी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी किसी में भी देख लीजिए, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। और जो आपसे पूछा गया था वो क्या था, CO2 का यूज़ किसे बुझाने के लिए किया जाता है, किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है, किसकी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो गैसोलीन, ऑयल पेंट वगैरह के लिए बी हो गया। और कंबस्टन मेटल्स जैसे कि कोई एलॉय वेलॉय की चीज़ होती है और उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो उस तरीके की आग को बुझाने के लिए क्लास डी का हमारा जो फायर एक्सटेंशन है वो यूज़ किया जाता है। दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब फिल होती हैं उसके अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ दो ही एक ऐसी हैं जो क्लास बी है और क्लास डी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज़ किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, आपने ITI में देखा होगा इस तरीके से। अब इसको थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है। ठीक है, टाइट नहीं पकड़ोगे तो ये होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर में इसमें से कौन सा एज ए इंसुलेटर काम नहीं होता, मतलब एज ए इंसुलेटर यूज में नहीं लिया जाता। माइका एक इंसुलेटर है। ठीक है, बैकलिट, एबोनाइट, ये सारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक हो गया ये सॉफ्ट आयरन होता है, ये सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन, आप सॉफ्ट हार्ड को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आयरन होता है
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स हैं वो ज़्यादा होता है। और ये मैं होल्स बता चुका हूँ, आप मेरी थर्ड वीडियो देख लीजिए, थर्ड वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजी तरीके से समझाया और विद ट्रिक्स के साथ समझाया, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में ये अभी मैंने बताया था, सिलेबस जब डिस्कशन किया था तो उसमें ये है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में बताया गया था, जो सिलेबस उस दिन डिस्कशन किया था मैंने, तो वो आपको इसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सॉफ्ट और आयरन को छोड़ दीजिए, सॉफ्ट और हार्ड को छोड़ दीजिए। जो आयरन होता है उसके अंदर होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जल्दी कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लोर्स जितनी जल्दी करेंगे वो उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। तो यानी कि जो लोहा होता है हमारा वो कंडक्टर का काम करता है, आयरन जो होता है वो हमारा कंडक्टर का काम करता है, या सॉफ्ट हो या हार्ड हो। तो इस वजह से ये इंसुलेटर का काम नहीं करेगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, यही पूछा है आपसे। तो चौथा क्वेश्चन यही हो गया, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओम्स लॉ कैन बी यूज फॉर, ओम्स लॉ कैन बी यूज्ड, प्रयोग में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग डैश किया जाता है, किसमें डैश ओम्स लॉ का प्रयोग होता है? देखो, होता तो कई जगह है, मगर इसके हिसाब से वो हमें बताना है किस में होगा, ठीक है। गैस डिस्चार्जिंग लैंप, गैस डिस्चार्जिंग लैंप में कोई भी ओम्स लॉ का प्रयोग नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब में नहीं होता, इंटीग्रेटेड में। और हम बात करते हैं ए, रिएक्टिफायर डिवाइस। जो रिएक्टिफायर डिवाइस होते हैं उसमें ओम्स लॉ यूज किया जाता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ यूज किया जाता है, और किस किस में यूज किया जाता है? जो लीनियर डिवाइस होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया हमारा, इंडक्टर हो गया, ठीक है, कॉइल हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, ये कॉइल हो गई हमारी, ठीक है। इसको इंडक्टर भी कहा जाता है, इंडक्टर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक कॉइल ये हो जाएगी, ये इंडक्टर हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, वगैरह वगैरह, थायरिस्टर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनमें ओम्स लॉ का प्रयोग किया जाता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज को, ब्रिज जहाँ आ जाएगा वहाँ 4 डायोड लग जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। जहाँ फुल वेव रेक्टिफायर आए वहाँ पर सिर्फ 2 डायोड लगेंगे, और डायोड का सिंबल पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, ठीक है। इसी में अगर इस तरीके से 2 एरो बाहर की तरफ आ जाए तो वो एलईडी हो जाती है, ठीक है। अगर इसमें यही 2 लाइट अंदर की तरफ आ जाए तो ये फोटो डायोड हो जाते हैं, ठीक है। फोटो डायोड हो गया, ये एलईडी हो गया, ये एलईडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एक एलईडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और एक एलसीडी की, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें वो जो पता होनी चाहिए। अब ये इसको किस तरीके से ईजी तरीके से निकालते हैं, इसमें मैं ट्रिक्स बताता हूँ थोड़ा, और थोड़ा आपकी बेसिक नॉलेज भी इसमें काम आएगी। अब इसमें सारा करंट जो अंदर की तरफ आ रहा है उसको काउंट कर लीजिए, कितना है, कितना है? ये 2 और 3 5 और 10 15, 15 ऐसा करंट है जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और बाहर की तरफ कितना जा रहा है? अगर बाहर की बात करें, ये इन है, ये एरो बना देता हूँ इन के लिए, ठीक है। और जो आउट के लिए है वो कितना है? ये है 4 एम्पियर, ठीक है, जो आउट हो रहा है। और एक और है जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। अब ये 15 में से 4 घटा दो, कितना है? 11। 4 तो यहाँ से जा रहा है, 11 यहाँ से जाएगा, ठीक है, जितना आया उतना चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा सर्किट भी हमारा पूरा, अगर अगर जितना आता है उतना चला जाता है, तो इसमें एक किरचॉफ लॉ लग जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ से क्या होता है कि जितना हमारा करंट आता है उतना ही वो सर्किट से चला जाता है, तो उसमें किरचॉफ लॉ भी लग जाता है, ठीक है। और उसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एम्पियर, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो I5 है आपका वो 11 आ जाएगा,
अब इसमें ट्रिक ये थी, सबों को जो इतने एरो अंदर आ रहे हैं उनको प्लस कर दो और जो बाहर जा रहा है उसको घटा दो, और जो एरो बन रखा होगा ना, जो एरो होगा वो एरो आपका निकल जाएगा, तो 11 आपका हो जाएगा। ठीक है आंसर। और कोई भी डाउट हो ना इसमें तो कमेंट कर देना, आपका भाई बैठा हुआ है बता देगा। तो इस तरीके से देख लो, इसमें इस तरीके से किया गया है। ठीक है, वही जोड़ के घटा दिया तो आंसर आ गया। कह रहा अ क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। कह रहा है एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, क्लोज्ड पाथ बोले तो अभी मैं इसमें अगर मैंने डाल रखा हो, नहीं डाला तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर इसको लोड कहा जाता है। ठीक है, ये लोड है हमारा, ये हमारा स्विच है। अब ये कह रहा है कि क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ फॉर फ्लो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा क्लोज्ड होगा, अभी ये सर्किट हमारा ओपन है, क्योंकि यहाँ से जब करंट जाएगा या वोल्टेज जाएगा तो वो यहीं रह जाएगा, पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट टच में नहीं है, टच में नहीं है तो लोड तक करंट नहीं जाएगा, जो भी हमारा एलईडी बल्ब या कुछ भी लगा होगा वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा ओपन है। अब क्लोज्ड की बात करें तो ये जो स्विच है वो इस तरीके से यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे ये क्लोज्ड हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोड पे जितनी भी खपत होती है फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सर्किट होता है वो क्लोज्ड होने पर हमारा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ से ओपन होगा तो ये यहाँ तक लोड तक करंट जाएगा नहीं, तो सर्किट हमारा मतलब कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही टच हो जाता है तो हमारा जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाती है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कह रहा है एक क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ, यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए है भाई, और कंप्लीट पाथ होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक हो वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा कंप्लीट पाथ में जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको क्या कहेंगे, उसको किस से जाना जाता है, उसको जाना जाता है डी से। एक पूरा सर्किट बन जाता है जब करंट का पाथ क्लोज्ड हो, कंप्लीट हो, तो वो क्या कहलाता है, वो एक सर्किट बन जाता है। अब इसको आप सर्किट ही कहोगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहने के लिए, क्या कहोगे बताओ, है ना सर्किट ये, तो इसको सर्किट ही बोलेंगे। ठीक है, और जो समझ में ना आए ना तो बता देना। बाकी चलते हैं आगे। एक इन्होंने ये बना रखा है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी हिंदी वाले से पढ़ लेना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी करंट विद रिस्पेक्ट इट्स आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज। आपको ये पता होना चाहिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और आपको ये पता होनी चाहिए एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आरएमएस और एवरेज वैल्यू एसी करंट की ही पूछता है। ठीक है, एसी करंट की ही पूछता है। अब जो आरएमएस वैल्यू होती है और जो एवरेज वैल्यू होती है, अब पूछ रहा है कि एवरेज वैल्यू ज़्यादा है आरएमएस से। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और या ये पूछ रहा है कि अच्छा एवरेज वैल्यू कम है आरएमएस से। ठीक है, या दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूँ, पूरी डिजिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 0.6 याद रखो, ए को याद रखो 0.6, और आरएमएस वैल्यू को याद रखो। अगर आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो तो इसको इतना याद रख सकते हो। ठीक है, और पीछे ये मान के चलो 2 डिजिट और होती हैं। अगर आपको डिजिट मतलब वैल्यू याद नहीं रहती ना, तो इस तरीके से आप मान के चल सकते हो कि फर्स्ट डिजिट 6 होती है और बाकी पीछे 00 मान लो, और ये होती है 0.7, और इसमें पीछे कुछ होती होंगी 2 डिजिट, वो मान के चल लो। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्या होगा इस। तो जो
एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है रूट मीन स्क्वायर से। रूट मीन स्क्वायर से हमेशा एवरेज वैल्यू कम होती है। तो अगर एवरेज वैल्यू कम है तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा एवरेज वैल्यू कम होती है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें आपके लिए मैंने डीसी की भी सॉरी डीसी कह रहा हूँ, ये साइन वेव हो गई, ये स्क्वायर वेव हो गई, ये ट्रायंगुलर वेव हो गई, ठीक है। तो ये तीनों की मैंने डाल रखी है। ये आरएमएस वैल्यू हो गई, ये एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू हो गई। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इस पे अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आगे की डिजिट 07, ये आरएमएस हो गई, देखो यहाँ पर है। और एवरेज की बात करें तो 0.6 वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर पूरा याद कर सको तो पूरा याद कर लो, बहुत बढ़िया है। 0.707 और यहाँ पर 637, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बस आगे की 2 डिजिट याद रखोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर बात करें रूट इनकी, अगर इनकी कन्वर्जन की बात करें, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगी, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 1.11 पर, इसको याद में रख के चलना है, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। ये चार्ट में साइन वेव का आपको पता होना चाहिए। ये साइन वेव होती है, इसको साइनोसोडियल वेव भी कहते हैं। और इस पर आने वाला आगे आएगा एक क्वेश्चन, तो वो भी देख लेना आप।